ये हो गया ना। अच्छा, अब इसी तरीके से बात करते हैं आपकी हम लोग जनरल टर्म ऑफ अ जीपी की। ठीक है, ये दोनों बातें साथ इसलिए कर रहा हूँ कि एक ही साथ हो जाएंगी, वरना आमतौर पे लोग पहले जनरल टर्म ऑफ एन एपी की बात करते हैं, फिर सम ऑफ एन एपी की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक प्रोग्रेशन। है, इसको ज्योमेट्रिक सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, सॉरी। अच्छा, अब मैं शुरू करता हूँ इसको, ऐसे शुरू करता हूँ, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32। ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर पहले आप इसी पे गौर करें तो आपने 1 के साथ क्या किया कि 2 बना। मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, अब अब आप जब आप दो सीक्वेंसेस में आ जाते हैं ना, तो अब सीधी सी बात है, आपको डिस्टिंग्विश करना है। आपने कहा कि मैंने +1 किया, मिसाल दे रहा हूँ एक, आपने कहा कि मैंने +1 किया, सही है, तो 1 से 2 जाने तक तो ये बात सही है। यानी आपने एक तरीके से कह लिया कि +1 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, तो अगर +1 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है तो आगे भी चलना चाहिए। लेकिन आगे नहीं चल रहा। सही, आगे नहीं चला, इसका मतलब है ये एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस वाले रूल को फॉलो नहीं कर रही। अब अगर एपी नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर ये जीपी है। ठीक है, अब आप कहेंगे यार 2 से मतलब 1 से प्लस करके तो नहीं चल रहा, तो चलो 2 से मल्टीप्लाई करके, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, फिर यही चीज आ गई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए, आ रहा है, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 8। अब आप कहेंगे हाँ यार ये जीपी है, क्योंकि ये कॉमन रेशो वाले रूल को फॉलो कर रही है। जी। अच्छा, जब रेशो कहा जाता है ना, तो आमतौर पे लोगों के जहन में ये आता है अपॉन वाली कोई चीज, तो भाई 2 भी तो अपॉन वाली कोई चीज है ना, ये 2/1 है। 1 है जी। हाँ, तो कॉमन रेशो का मतलब ये नहीं होता कि वो आपका 1/2 ही होगा या 3/4 ही होगा। ठीक है, वो 2/1 3/1, यानी कॉमन रेशो कैन बी ग्रेटर देन 1 एंड कैन बी लेसर देन 1, बोथ द थिंग्स। सही है, और डिनोमिनेटर में 1 भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में 4/3 करके भी हो सकता है। सही है, तो कहते दोनों सूरतों में उसको कॉमन रेशियो ही है। अच्छा, अब यहाँ क्या है, पिछली वाली सीन अर्थमेटिक सीक्वेंस में क्या था, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अर्थमेटिक सीक्वेंस में अगले टर्म बनाने के लिए कर क्या रहे हो, ए में तुम पहली में कॉमन ही कुछ डिफरेंस कुछ दफा ऐड ऐड कर रहे कर हो। रहे हैं जी। हाँ, अब यहाँ पर तुम ए में कॉमन रेशियो को कुछ दफा क्या कर रहे होगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी पिछले वाले में आप ए में कॉमन डिफरेंस को कुछ टाइम्स ऐड कर रहे थे, और उस हिसाब से अगर लेके चले तो कॉमन अपना जीपी में ए में कुछ टाइम्स कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। जी। सही है, बताओ अर्थमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस को टर्म से कितने टाइम्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तुम, एक कम। -1। एक कम। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉमन रेशियो से जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो टर्म है उससे एक कम होगा वो। जी। ठीक है, अच्छा मैंने तुम्हें कहा कि ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, पढ़ाया सिर्फ ऐड करके था मैंने। ठीक है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों बोलते हैं उसको, इसी तरह यहाँ पर भी बोलेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप सीक्वेंस से आगे ही जाएं, आपको कभी सीक्वेंस से पीछे भी ला सकता हूँ मैं। जी। ठीक है, अभी तो सिर्फ एक सिम की बात करी, पीछे भी लाने की बात करूँ। अच्छा, अब ये मेरा 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया ना, सही है। तुम्हारा कॉमन रेशियो क्या था इस सीक्वेंस में, 2। तुमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बना, क्या ये बात सही है, जी। देख लो। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नहीं बना। अब मैंने तुम्हें क्या कहा कि जो तुम्हारी एक टर्म कम, नंबर है टर्म उससे नंबर एक एक कम। कम। ठीक है, तो जी 2 की पावर में 1 नहीं होना जी। चाहिए, हाँ 1 2 की माइनस पावर में 1। क्या होना चाहिए, 2 की पावर में 1 - 1 0। मतलब 0 हाँ होगा, तो ये 0 1 बनेगा और फिर ये जी। आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और 2 की पावर में क्या है 1। 1। ठीक है, अभी मैं उसको माइनस करके नहीं लिख रहा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 3। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। 4। ठीक है, 2 कहाँ से आया ये तो पता चल गया ना, जी रेशियो है हमारा 2 मेरा कॉमन R। रेशियो। सही है। जी। अच्छा, अब बात क्या है कि मैंने ये जो नंबर लिखे हैं ये टर्म नंबर से कनेक्टेड नहीं है। फर्स्ट टर्म में पावर लिखी है 0, मुझे तो टर्म नंबर से कनेक्ट करना है, तो मैं उसको टर्म नंबर से कनेक्ट करूंगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1, ये टर्म पावर नंबर हो गया 1 -1। -1। पहले वाला 1 टर्म नंबर है, दूसरे वाला 1 फिक्स्ड है।
फिक्स्ड -1 जो है, तो यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर में 2 2 पावर 2 माइनस, -1, फिर यहाँ आ गए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर में 3 -1, 3 माइनस 1, फिर यहाँ पर आ गए तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर में 4 -1। 4 माइनस 1। समझ आ गई ना बात? जी, फिर यहाँ पर आए तो अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5 -1, 5 माइनस 1, फिर यहाँ आ गए तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 और पावर 6 -1। 6 माइनस 1। अब ऐसे ही करते करते मैं जाऊं, मैं कहूं इस सीक्वेंस की 15th टर्म बताइए, तो वो आपको पता होगा है स्टार्ट तो 1 से 1 करना है। मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू हाँ पावर 14 हाँ, यानी 15 माइनस 1 एक तरीके -1। से अभी फिलहाल, ठीक है, 14 भी सही है। जी जी। अब इसी तरीके से पूछूं जनरल टर्म ऑफ अ जीपी टी तो एन, ए इंटू आर की ए पावर इंटू n आर -1, पावर में n-1, n -1। ठीक है। अच्छा, अब जब ये सब बात कर लेते हैं हम, तो फिर इसमें से हम लोग एक चीज डायरेक्ट निकालते हैं कि भाई मैं आपसे कभी कहूँ T3 कहूँ या T5 कहूँ, तो अगर T5 कहूँ तो T5 का मतलब डायरेक्टली आपको समझ में आना चाहिए, वो है 1 × R की पावर आर 4। की पावर 4। सही है। उसके लिए जी आपको A × R की पावर 5 - 1 करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। मैं आपसे कुछ भी कहूँ, T50th टर्म बोलूँ, तो आपको पता होना चाहिए AR, बोलो की क्या, पावर 49। 49। सही है। ये है आपकी जनरल टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये दोनों बातें क्लियर हो गई? जी सर। जी ये दो इनकी बेसिक सी डेरिवेशंस है। कुछ लोग कराते हैं, कुछ लोग नहीं कराते, जरूरत नहीं पड़ती, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सारे का सारा थोड़ा सा जहन पे जोर लगाने की बात है। हम बस दिखाते ही हैं कि जब हमने जनरल टर्म्स निकाली एपी की या जीपी की, तो बस दिखाते ही हैं कि आपने फर्स्ट टर्म के साथ किया क्या है और कितने टाइम्स किया है, ठीक है। तो एपी में आप ऐड करते हैं, जीपी में आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो जीपी का कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आना शुरू हो जाता है। ठीक हो गई? यहाँ तो कोई मुश्किल बात है तो बता दो। नहीं। नहीं सर। अब उसके बाद फिर जब आप आगे चलते हैं ना, तो फिर आपके पास शुरू होती है आपकी सीरीज वगैरह, ठीक है। फॉर्मूला तो मैंने आपको सीधा सीधा सा बता दिया। अब एक छोटा सा पहले सवाल कर देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। इसमें याद रखना, जब मैं सवाल शुरू करूंगा तो थोड़ा सा मसला यही आएगा कि एन और टी एन को समझने में मसला हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता, ठीक है। तो अगर कभी हो मसला तो उसमें मत सोचना कि यार मुझे समझ में नहीं आया, एन और टी एन का मसला होता है, ठीक है। तो अब एक सवाल जरा नोट डाउन करना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सवाल लिख लो जरा, मेरे पास थोड़ा सा बुक मेरी पीछे खुली भी है और वो मैं लिख नहीं पाऊंगा उस टाइम पे, या तो मैं बुक खोल लूं। जब तक तुम लोग सवाल लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लिख रहे हो नहीं लिख रहे? लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ सर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है मेरे भाई -315 -315 -315 और करते करते में 237 तक। सही। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सही आ गया? सही। अच्छा, तो क्या पूछा है मैंने, ये बताओ। टर्म नंबर। जी, आखिरी वाले का टर्म नंबर। टर्म नंबर मतलब क्या? मतलब कि एन नहीं पूछा आपने सिंपली। एन नहीं पूछा, एन पूछा है, टी एन नहीं पूछा। एन पूछा है। पता नहीं सर, फाइंड द समझ में नहीं आ रहा नंबर मुझे। ऑफ टर्म्स। देखो, टर्म। मैंने जब तुमको डिफाइन किया तो मैंने तुमको एन के लिए दो बातें तो बेसिक बताई कि एन का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ टर्म में टर्म नंबर। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि तादाद,
इसी जी सीक्वेंस में कितनी तादाद में टर्म्स हैं, या टर्म नंबर, मतलब नंबर कोई टर्म दे दी और उसकी पोजीशन पूछ ली। जी सही सही है, सही सही। तो या तो आप मुझे तादाद बताएंगे या उसकी पोजीशन बताएंगे। सही है, जब मैं आपसे इस तरह की सीक्वेंस दूंगा, अब मैंने ये सीक्वेंस दे दी और सीक्वेंस देने के बाद आपसे कहा कि आप मुझे सीक्वेंस की T50th टर्म बता दो। अब जी मैंने आपसे क्या पूछा, टर्म। आपने टीएन पूछा है अब मैंने आपसे टीएन पूछा। कि उस समझ 50th टर्म पे कौन सा नंबर है, हाँ, कौन यानी कि सा आपके 50th कैलकुलेशन के बाद पोजीशन पे या नंबर आ रहा 50th टर्म पे या 50th सही रैंक सही पे क्या चीज रखी हुई है, है तब रखी मैंने हुई आपसे टीएन पूछा। ठीक है, सही सर। यानी जब मैंने आपसे एलिमेंट पूछ लिया तो इसका मतलब है टीएन पूछा, यानी 50वां एलिमेंट क्या है। ठीक है, ये तो ही कोई पूछेगा ना कि 50वीं टर्म कौन सी है। अगर मैं पूछूं 50वीं टर्म कौन सी है, तो क्या समझ में आता है इस बात से? मतलब कि एक किसी सीरीज वगैरह में 50वां नंबर कौन सा है। आप वही ना, अब इस तरह तो कोई होगा 50, मैं कहूँ 50वीं टर्म कौन सी है तो तुम बोलोगे सर 50वीं टर्म 50वीं है। 50वीं टर्म है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ तुम्हारा दूसरा भाई तुम्हारा छोटा भाई है, ठीक है, तो बोलोगे तो अंडरस्टूड सी बात है, तो दूसरा भाई ही होगा, दूसरा भाई पहला भाई नहीं होता। किसी के घर में 5 बच्चे हैं, ठीक है, वो जो पहला बच्चा है वो 5वां बच्चा नहीं होगा, पहला बच्चा कौन है तो पहला बच्चा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूँ जी 50वीं टर्म कौन सी है तो 50वीं टर्म 50वीं ही होगी। मैं कहूँ 50वीं टर्म है क्या, वहां पर रखा हुआ क्या है, वो टीएन तो होगा। अब आप मुझे बता देंगे यार 50वीं टर्म पे ये नंबर रखा हुआ है, ये एलिमेंट रखा हुआ है। सही है, सही है सही है। तो बस ये 3-4 बातों को समझना पड़ता है, वो 3-4 कीवर्ड्स हैं या 3-4 और बातें हैं, उन सबको समझ में आता है। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स बहुत क्लियर आपका एक हिंट वर्ड है कि आपसे मैंने एन पूछा है। ठीक है, टी एन पूछ नहीं सकते ना। हाँ, टी एन के लिए मैंने तुम्हें क्या क्या बोला, टी एन के लिए हम लोग टी एन को क्या क्या कहते हैं, टी एन को हम जनरल टर्म भी कहते हैं, टी एन को हम लोग nth टर्म भी कहते हैं, और टी एन को हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं। सही है, जी सर। तो फिलहाल मैंने आपको एक सीक्वेंस की आखिरी टर्म बताई हुई है कि आखिरी टर्म है क्या, पूछ ही रहा हूँ ये सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। अब या तो आप ऐसा करें कि एक एक करके सारी की सारी टर्म्स अप टू 237 तक लिखें और फिर बता दें। सही है, नहीं हम हाँ सीधी ये सी कर बात है, सकते वो हैं। जी एक लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, यानी कि आपको मेरे ख्याल में कोई यहाँ पर सुकून से जो है कोई अपना 40-50 टर्म्स तो लिखनी पड़ जाएंगी, या शायद ज्यादा ही थोड़ी, 4 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो मेरे ख्याल में 60 के करीब टर्म्स लिखनी पड़ जाएंगी आपको। जी सही है, अच्छा अब आप सोचिए कि आपसे पूछा क्या है। सबसे पहले आपसे पूछा है हमने एन, तो जो एन पूछा है वो शुरू में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरा इन्फॉर्मेशन बना लें। सही है, हम पहले इसका जनरल फार्मूला बना लेंगे पहले हाँ, तो। मतलब पहले तो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन बना लें कि दिया हुआ क्या क्या है। जी सही है, और ये शुरू शुरू में बना लें ताकि फिर आगे मुश्किल ना हो। लोग शुरू में अवॉइड करते हैं वो फिर जिंदगी भर परेशान रहते हैं। ठीक है, अब वो ये कि पेपर में रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम क्यों बनाए, भाई पेपर जब देने जाओगे तब की बात है ना, अभी तो सीख रहे हो ना। अच्छा, अब एन पूछा है, अब सबसे बड़ा मसला जब आपके सामने सवाल आता है ना, तो अभी तो मैंने आपको बताया हुआ ना कि मैं आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ा रहा हूँ। जी अब सवाल तो नहीं चीख चीख के बता रहा होता ना कि मैं अर्थमेटिक सीक्वेंस का सवाल हूँ या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सवाल हूँ, सवाल तो जी आपके ऊपर छोड़ देता है। ठीक है, अब आपने ये तो पता कर लिया नंबर ऑफ टर्म्स एन मालूम करना है। नंबर ऑफ टर्म्स चाहे एपी हो या चाहे जीपी हो, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब एन ही रहता है। एन ठीक है, तो चलो एन। अच्छा, और क्या चीज है जो फिक्स रहती है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, एपी जीपी दोनों में कॉमन डिफरेंस होता है। नहीं मतलब एक में सेम रहता है। हमारा पहले फर्स्ट हमारा सेम रहता है। हाँ, मतलब ए सेम रहेगा ना, ए सेम रहेगा हमारा। फर्स्ट टर्म को आप ए ही कहते हैं। जी सही है, अब आपके पास कहानी आ गई, आपको टी एन आपका सेम रहता है, चलो टी एन भी आपका रहता है। ठीक है, एन आपको पता करना है। अब जरा सबसे पहला काम ये कीजिएगा, हमेशा सीक्वेंस को देख के पहले फैसला कर लीजिए कि ये एपी है कि जीपी है। जी यानी कुछ भी शुरू करने से पहले जिस सीक्वेंस से वास्ता पड़ा है उसका तय कर लो कि वो क्या है, कि वो एपी है कि जीपी है। ठीक है, वो क्या है, अभी तो एपी है। एपी। ठीक है, ये सबसे पहले कर लेना। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी, मतलब एन बताना है। अब आपको मैंने कितने फॉर्मूले पढ़ा दिए अभी तक दो। एपी के, एपी के, दो एपिक एक एक एक। एक एपी का एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, वो आपने अपने जहन में रिकॉल कर लिया, आपने कहा भाई फॉर्मूला ये है। सही है, जी अब सोचिए एन पूछा है ना, तो क्या क्या सवाल को देना चाहिए तुम्हें?
हमें फर्स्ट जो ए है वो और डी और टी एन। TN। ठीक है, अब देखो जरा, अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लो। N तो पता करना है, A हो गया -3, कॉमन डिफरेंस जरा देख के बता दो क्या है। +4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तुमने बता दिया कि कॉमन डिफरेंस है प्लस का 4। और TN, जिस नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पूछ रहे हो तो TN बताएगा। वो 2 237। 237 TN के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ऑल्सो कॉल्ड TN। TN। ठीक है, यहाँ तक सही है? आयन बात समझ में आ रही है? जी जी सर। अच्छा, अब आपने कुछ भी नहीं किया, ये सारे का सारा उठाकर फॉर्मूले में फिट कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? TN इक्वल्स टू A टू ए प्लस N प्लस माइनस एन 1। माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब तुमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 237 -3 प्लस N माइनस 1। कॉमन डिफरेंस क्या है? 4। तुम लोग को याद है मैंने तुम लोग को एक टेक्निक बताई थी जी जनरल टर्म बनाने की, कि जी आप जी। क्या करो, कॉमन डिफरेंस से N को और मल्टीप्लाई करो, एन को मल्टीप्लाई कर दे और जितने आपको और ऐड करना होगा वो ऐड जो आपके सब्ट्रैक्ट कर फर्स्ट दो। टर्म बन जाए वो आप ऐड हाँ, सब्ट्रैक्ट कर तो सकते अब हैं। देखो यहाँ हाँ यही हो सर रहा है, याद है। कॉमन डिफरेंस N से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, और बाकी जी। आपके पास ये और 1 से ये मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट बनाता है, ये आपका बाकी का बैलेंस है। सही है, तो वो असल में यही से वो हमने वो फॉर्मूले से ही बनाई हुई वो टेक्निक, बस वो हम टेक्निक के तौर पे बताए थे, बच्चों कहता है यार क्या बात है टेक्निक बता दी। अच्छा, तो 2, तो अब ये 3 यहाँ पर अगर ऐड हो गया तो 240 इक्वल्स टू, और ये 4 भी यहाँ ले आया, इस तरफ सिर्फ N-1 बचा। सही। सही है, तो 240 को 4 से डिवाइड किया 60, और 1 वहां के ऐड हो गया, तो N की वैल्यू क्या आ गई? 61। सही है, सही है। अब एक बात याद रखना यहाँ से, N कैन ओनली बी अ, ये क्या लिखा है? पॉजिटिव। हाँ, N कैन ओनली बी अ पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ एक होल नंबर होगा N। लाजमी है। भाई आपसे मैंने पूछा था कि टर्म नंबर 237 कौन सी हाँ टर्म है, तो नेगेटिव में भी आपने नहीं हो कहा सकती और लाइक डेसिमल में भी 237 नहीं हो सकती। 61st टर्म है। आप ये सही। कह सकते हैं, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये 2.5th टर्म या 61.5th टर्म या 61.4th टर्म, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, इसी तरीके से -31st टर्म नहीं हो सकती। सही है, सही सही सही। ये इसलिए बता दिया कि अगर एपीजीपी में कभी तुम्हें कोई इक्वेशन इक्वेशन बना के n सॉल्व करने की नौबत आ गई और n की दो वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव आई एक नेगेटिव आई, या फिर एक दोनों की दोनों पॉजिटिव आई बट एक फ्रैक्शनल है, तो आप उस वक्त समझ जाएं कि जी n सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होता है। समझ गया सर। सही है, तो ये ख्याल रखना। ठीक है, अब इस तरह के 2 4 6 सवाल जो है वो प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी सिर्फ अरिथमेटिक सीक्वेंस पे बात कर रहा हूँ। सही है, सर अभी तक तो हम सिर्फ वही कर रहे हैं ना जो हमने मैथ्स में भी पढ़ा था। बस थोड़े से प्रॉब्लम डिफरेंट तरह के आएंगे, यानी हमने अपनी मैथ्स में जितनी सीक्वेंस पढ़ी है ना, उसमें हमने एन मैन कभी नहीं पूछा तुमसे। अच्छा। ठीक है, इस फॉर्मूले का सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करवाया हमने आपको कि एक सीक्वेंस दी हुई है, जनरल टर्म बनाने जितना इस्तेमाल करवाया हमने आपको। अब हम इस फॉर्मूले के मजीद इस्तेमाल करवाएंगे आपसे, इसी फॉर्मूले से आपसे साइमल्टेनियस सॉल्यूशन भी करवाएंगे आपसे। ओह अच्छा। ठीक है, तो अब इसके इस्तेमाल बढ़ जाएंगे। अभी 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 बात सिर्फ इसी जनरल अपना एपी तक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एपी तक अगर बात हो जाएगी तो समझ लो जीपी तो साथ साथ हो ही जाएगा, बस इसके इस्तेमाल बढ़ जाएंगे। अभी जरा प्रॉब्लम सॉल्विंग या एग्जाम्पल डिफरेंट तरह की आ जाएंगी, लेकिन वो मजे की होती हैं, आसान होती हैं अगर फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मैं एक सवाल है पूरा नहीं लिख रहा, उसको सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ और सवाल सुना देता हूँ। द फोर्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7। ठीक है, एंड द 10th टर्म इज 16। अब उसने पहले क्या बोला? फोर्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7। 7। मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? T4 इज इक्वल टू 7। सही है, सही। एक सवाल है जिसमें उसने वर्ड्स में बोला है फोर्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7 एंड द 10th टर्म इज 16। 10th टर्म इज 16 को लिखवाओ जरा, कैसे लिखवाओगे? T10 is equal to 16। T10 इज इक्वल टू 16। 16। अब उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस। अच्छा, ए और डी फाइंड कर। अब इन सवालों में एक बात याद रखना
कि तुमको जब भी ये वाले सवाल आते हैं अक्सर ना, बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। अच्छा, जब भी ये सवाल पढ़ो ना तो पहले पता कर लो कि यार मालूम क्या क्या करना है। मालूम करना है ए ए और और मालूम डी, करना है डी, डी। कितने वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स, मतलब कितनी इक्वेशंस चाहिए? 2 इक्वेशंस, दो इक्वेशंस। और उन दो इक्वेशंस में वेरिएबल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। अबे दो इक्वेशंस में वेरिएबल क्या होना चाहिए? मतलब तुम्हें दो दो वेरिएबल्स चाहिए। जी, कौन कौन से? ए और ए डी, और डी, ए और डी। तो तुम्हें कितनी इक्वेशंस चाहिए? 2। 2 उन दो इक्वेशंस का वेरिएबल क्या रहना चाहिए? ए और डी। ए और डी होना चाहिए। मैं ओ पूछूं तुमसे ए और डी, और तुम कहो सर मुझे दो इक्वेशंस से मैं ए और डी ला दूंगा, मैं कहूँ अच्छा भाई खुश रहिए रे, 3x + 5y = 9, 2x + y = 4। तुमने मुझे कहा था कि सर आप मुझे दो इक्वेशंस देते मैं ए और डी ला दूंगा। अब मेरे जैसा कोई बंदा होगा वो तुम्हें दो इक्वेशंस दे देगा। अब तुम बैठ जाओगे, बोलेगा यार सर ये क्या मजाक है। तो मतलब सही क्या, है? हम एक्स को ए ले लेंगे, वाई को डी ले लेंगे? ऐसे कैसे, मतलब शादी में है वो। भाई वेरिएबल तो वेरिएबल होता है, वो तो वेरी कर सकता है। हाँ, तो वो फिर इस सिचुएशन पे नहीं करेगा ना। फिर जरा देखना चौथी टर्म 7 आ रही हो। सही है? सही 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 सही। तो अब सबसे पहले जब ये सवाल आए तो याद रखना कि हमेशा यही पूछा जाता है मोस्टली, ए और डी पूछा जाता है मोस्टली। कभी कभी आपसे एन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है? सही इस सही। सवाल में कभी कभी एन पूछा जाता है, तो अब एन पूछा गया तो इसका मतलब है एक तीसरी इक्वेशन और चाहिए, जिसमें और फिर वेरिएबल क्या क्या होना चाहिए? ए डी एन। डी ए एन। डी और एन। आपको तीन वेरिएबल का सिस्टम सॉल्व करना नहीं पढ़ाया गया है, ना पढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो तीन इक्वेशंस बना के साइमल्टेनियस सॉल्यूशन करने मत बैठ जाना। ठीक है? सही सही। खैर, पहली बात ये है कि जब भी ये सवाल आएगा तो सबसे पहले ये समझ लेना कि कितनी वेरिएबल्स पूछे, मुझे उतनी इक्वेशंस बनानी है। ठीक है? ये सवाल ने तुम्हें उतनी इक्वेशंस दी भी है। अब जो उसने तुम्हें कहा है ना T4 = 7, तो मैंने तुम्हें भी थोड़ी देर पहले कहा था T4 का मतलब क्या होता है, हमें पता है क्या होता है। ए प्लस थ्री एन डी। माइनस वन मतलब जो होता है ना हमारा। हाँ, मैं डायरेक्टली ये पता होना चाहिए कि T4 का हाँ मतलब होता सही। है A + 3D। ठीक है? सही हो गया वरना सही। आप फॉर्मूले से तो लिख ही लेंगे। जी, मैंने आपको A + 3D = 7 दिया हुआ है, यस। और यहाँ से जी। आपको क्या समझ में आ गया कि आपको क्या दिया हुआ है? ए प्लस 9D ए इज प्लस इक्वल टू 9 डी 16। 16। बस ये बन गया। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे आपने इनको। क्या बात अब वो है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या? A + 9D = 16 में से A + 3D = 7 को माइनस कर दें। मोस्टली एलिमिनेशन लगाते हैं लोग। सही है? इस सवाल में मोस्टली एलिमिनेशन लगाते हैं लोग। समझ गए? यस। ज्यादातर जब पढ़ोगे तो ज्यादातर लोग इसमें एलिमिनेशन लगाते हुए मिलेंगे। सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाते हम लोग इसमें। लगा सकते हैं मगर लगाते नहीं है। ए से अब ए कैंसिल। हाँ, हाँ सही। नहीं नहीं सही है सही है। फिर 16 - 7 किया तो 16 - 7 क्या आ गया? 9। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 3/2। ये डी आ गया। अब इसको हम किसी भी क्वेश्चन में डाल देंगे। अब जब डी आ गया तो अब आप सब्स्टिट्यूट कर दें इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में। समझे? सही सही हो गया सर। A + 3 × 3/2 = 7। अब इसको सॉल्व कर लोगे। सिर्फ फंसोगे कहाँ इस सवाल में? तुम लोग साइमल्टेनियस सॉल्यूशन में नहीं फंसोगे, सिर्फ थोड़ी सी परेशानी यहाँ होगी बस। ये नई चीज है तुम्हारे लिए बस, और कुछ नया नहीं है। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन नया नहीं है। ठीक सर है? अगर हम डायरेक्ट भी T4 को A + 3D = 7 ना कर पाए तो ऑब्वियसली फॉर्मूला लगा के तो कर ही सकते हैं। हाँ, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन बताया इसलिए रहा हूँ ज्यादातर पढ़ाने वाले डायरेक्टली ही कर रहे होते हैं कि जी T4 का मतलब A + 3D AP के सही मामले में। ठीक है? सही। जीपी के मामले में T4 का मतलब AR3। ठीक है? तो पढ़ाने वाले तो डायरेक्टली ही बात कर रहे होंगे ना। अब आपको आपको पल्ले नहीं पड़ रहा होगा तो आप तो वहीं फंसे रहेंगे, वो इतनी देर में साइमल्टेनियस सॉल्यूशन करके आगे निकल भी चुका होगा। आप अभी बैठे हुए यही सोच रहे होंगे यार ये A + 3D कहाँ से आया। सही है? सही क्योंकि सीधी सी सही। बात है, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाने वाले लोग तो बहुत तेजी से पढ़ाते हुए भाग रहे होते हैं, वो थोड़ी बैठे हुए सोच रहे हैं कि जी आप अभी प्रोसेस ही नहीं कर पाए इन्फॉर्मेशन को। सही है? सही सर। तो वो आप कहीं पीछे फंसे हुए होते हैं, अगला वाला आगे चला जाता है, और फिर जब तक आपकी आंख खुलती है तो आप कहते हैं यार तो लोग अब तो निकल ही गया। तो इन सवालों में सबसे पहले ख्याल ये रखना कि फिगर आउट करो कि कितने वेरिएबल्स पूछे हैं और कितने रिलेशंस दिए हैं। फिर आपको कितनी इक्वेशंस बनानी है, उसका वेरिएबल क्या होना चाहिए। सही है? जी। सही सही। प्लस में ए 2.5 आ रहा है। ए मैंने चेक नहीं किया।
9 और 2 4.5 बचेगा, ये 7 माइनस 4.5 2.5, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई, अभी कर देता हूँ, a प्लस 9/2 किया पहले मैंने, और 9/2 को मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया 4.5, तो 7 माइनस 4.5, तो a की वैल्यू आ गई 2.5। ठीक है, a और d की ऐसी वैल्यूज आ सकती है, ठीक है ना, ठीक हो गया सर। a और d की ये वाली वैल्यूज आ सकती है, रीजन बता दी। ठीक, अच्छा उसके बाद एक सवाल अभी इसका और रीजन क्या बताया सर आपने? क्या चीज, रीजन क्या बताया आपने? n की वैल्यू डेसिमल या नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, बताओ तुम। n की वैल्यू, n की वैल्यू, एन का तो आपने बता दिया था, ए और डी का पूछ रहा आपने, ए और डी का कुछ नहीं बताया। a और d तो कुछ भी हो सकता है ना, a और d पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखो हमारा डिफरेंस n हमारा डेसिमल्स में है, तो हमारा चांसेस है कि हमारा जो ए है वो भी डेसिमल्स में आएगा। सही बात है। मैं मुझे लगा सर ने ना जैसे एन के लिए हम लोग को बताया था वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो मुझे लगा ए और हाँ डी के लिए भी कुछ बताया है। ए और डी तो कुछ भी हो सकता है, n सही है। कुछ भी, n जो है वो होल नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव होगा। अच्छा चलो, अभी ए बी का एक लास्ट कैटेगरी मुझे याद दिलाना कि इसका एक सवाल में एडिशनल, अगर मुझे इस बुक में नहीं मिला तो मैं अपने पास से बुक में से निकाल के करा दूंगा इस वाले केस का, स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका, एक इसमें वो मिनट। वाला केस भी करा दूं जिसमें nth टर्म डिफाइंड है। जी सही है, अगर मुझे इसमें, मुझे नहीं लगता इसमें मिलेगा मुझे वो केस, लेकिन मुझे पढ़ा ही रहा हूँ तो पढ़ा दूंगा। आज मैं एपी और जीपी इन दो केसेस को फाइंड अप कर दूंगा, फिर कल सीरीज शुरू करूंगा दोनों की। सर एक मिनट, तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया, अबे तो कर क्या रहे थे देर से, वो खुल नहीं रहा था। ले लिया। फिर आ गए अगला सवाल। अब अगला सवाल लिख लो, द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 5 माइनस 6n। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, तो क्या कह रहे हैं, nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 5 माइनस 6n, यानी tn बराबर हो गया 5 माइनस 6n के। सही। सही है, अच्छा फिर क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये वो केस नहीं है जो मैं कह रहा था, वो केस अपनी जगह है। अच्छा सबसे पहले तो जरा मुझे बताना, ये जो टी एन होती है, टी एन का बेसिक काम क्या होता है। जनरल फार्मूला होता है ये। किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी सीक्वेंस की टर्म का जनरल फॉर्मूला होता है। टी एन का बुनियादी काम ये होता है कि वो आपको उस सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म बताने की सलाहियत रखती है, प्रोवाइडेड दैट कि आप उसे टर्म नंबर बता दो। एन बता दें उसको हम हाँ, लोग। हाँ, यानी मैंने आपको टी एन दे दिया और अब आपसे पूछा मुझे इसकी छठी टर्म बताएं, तो आपने क्या करना है, एन की जगह 6 रखना है, आपको इसकी 6 टर्म पता लग जाएगी। ये टी एन का बेसिक काम है। सही है, सही जी सर। चलो अब जरा इस सवाल पे आ जाओ, ये सवाल कैसे कराओगे। वैसे सर हमें इसमें एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अच्छा, नहीं, हम लोग अगर टी हम लोग इसकी इसके अंदर ही एन को पहले हम 1 रख लें, हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर एन को 2 रख लें, सेकंड टर्म आ जाएगी, फिर उनमें से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। देखो पिछले सवाल में जब ये सवाल आया था, जब पिछला सवाल आया था, तो जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा था, ठीक है, जी तो ये हिस्सा पढ़ के मैंने तुमसे पूछा था ये कितने वेरिएबल्स हैं, जी है ना, तुमने कहा था 2 वेरिएबल्स हैं, तो मैंने कहा तुम्हें कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। दो। ठीक है, जी अब वो 2 इक्वेशंस उसने तुम्हें दी हुई थी इस शक्ल में, ये जी 2 इक्वेशंस ही दी है ना। अब जब जी दोबारा ये सवाल आया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो अगेन वही बात है, कितनी इक्वेशंस चाहिए होंगी, दो। 2 इक्वेशंस। सही है, अच्छा अब मैंने तुमसे सवाल शुरू करने से पहले पूछा कि टी एन का काम क्या होता है। टी एन सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म बता सकता है आपको, जी बट आप उसको अगर टर्म नंबर दें तो। हाँ जब आप उसको टर्म नंबर दें। मैंने आपको टी, इस सवाल में मैंने आपको टी एन दे दिया, जब मैंने आपको टी एन दे दिया तो इसका मतलब है 2 क्या 2000 इक्वेशंस बना लो तुम। जी सही है, यानी पिछले सवाल में मैंने तुम्हें ये चीज पूछ के
चौथी और 10वीं टर्म बता दी थी। इस सवाल में मैंने तुम्हें यही पूछा है और मैं तुम्हें टीएन बता दी है। तुम चौथी, 10वीं, 20वीं, 40वीं जितनी टर्म्स बनाना चाहो बनाओ, तुम्हारी मर्जी। सही है। जी अब बनाने वाला पहली टर्म बनाए ना बनाए, चौथी टर्म बनाए डायरेक्टली, ठीक है, वो उसकी चॉइस है। बट टी एन दे दिया तो इसका मतलब है आपको मैंने आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा चीज दे दी। जी अब आपसे मैंने फर्स्ट टर्म पूछा है ना, फर्स्ट टर्म का मतलब होता है T1। 1 फर्स्ट टर्म का मतलब सिर्फ ए नहीं होता, फर्स्ट टर्म का मतलब T1 भी तो होता है। जी आप टी एन में अगर एन की जगह 1 पुट कर दोगे तो आपको फर्स्ट टर्म तो पता लग गई ना मेरे भाई। जी। बात समझ में आई है? अगर हम लोग TN में T1 कर दे, N की जगह 1 हाँ, रख दें, एन की जगह तो 1 रख फर्स्ट दें तो फर्स्ट टर्म आ फर्स्ट जाएगी। टाइम आ जाएगी। जी और फर्ज करो कोई ये नहीं करता, कोई इससे अगर T3 बनाना चाहे तो बना तो सकता है ना, जी और इसी से कोई T5 बनाना चाहे तो बना सकता है। जी। N की ठीक है। जगह से नंबर रखना है हमें। हाँ, अब उसने T3 बनाए, T5 बनाए, फिर वो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा है, मैं उसको बेवकूफ कहूंगा। ठीक है कि भाई क्यों, तुम्हें तो ए या फर्स्ट टर्म तो डायरेक्टली पता चल सकती थी ना। जी तुमको मैंने टीएन दिया हुआ है, टीएन में एन की जगह 1 रखो। ठीक है। और फर्स्ट टाइम निकल आएगी। और T1 इक्वल्स टू 5 माइनस 6 टाइम्स 1 6 निकाल के टाइम 1 फर्स्ट टर्म तो निकाल ही लो। -1 5 माइनस 6, तो T1 क्या आ गया, -1 आ गया। -1। सही है, फर्स्ट टर्म तो पता ही चल गई। तो अगर ऐसे केस में आप T4 और T10 कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने जा रहे हैं तो असल में तो आप पागल हैं फिर। समझ आ गया? सही सर। जी हाँ, अब कॉमन डिफरेंस के लिए आप जो सी भी टर्म बनाए आपकी चॉइस, दूसरी बनाए, तीसरी बनाए, चौथी बनाए, पांचवी बनाए, 10वीं बनाए, वो आपकी चॉइस है। हम्म सही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो मैं तो कॉमन डिफरेंस के लिए भी क्या कर रहा हूँ, n इक्वल्स टू 2 ही रख रहा हूँ, जी। ज्यादा दूर नहीं जाता। T2 इज इक्वल्स टू 5 5 माइनस -6 × 2, तो 6 इंटू, 5 - 12 अच्छा ये हो गया T2 इक्वल्स टू 5 माइनस 12। -7 तो T2 क्या आ गया मेरे पास, -7। -7। और सही। T2 की जगह क्या रख दोगे, a प्लस डी इक्वल्स टू -7। जी ये बात समझ आई? नहीं। अच्छा। हाँ सर, शायद सर में आई, बल्कि नहीं, नहीं आई, नहीं आई। अच्छा सब, अच्छा यहाँ तक तो पहुंच गए, यहाँ तक तो समझ में आई। जी इसमें से डी कैसे लाओगे? T2 - T1। हाँ, या तो T2 माइनस T1 कर लो। ठीक है। जी अच्छा, ये तो तभी होगा ना जब तुमने T2 पता की है। फर्ज करो तुमने जज्बात में आके n को 5 रखा होता और T5 निकाला होता तो वो आता 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5। -5 लेकिन सर मेरा एक T5 सवाल इक्वल, है। एक सवाल पूछो। माइनस। सर अगर हमें अभी तक हमें इस केस में पता है ना कि ये एपी है, लेकिन जब हम्म, हम लोग को नहीं पता होगा कि एपी है जीपी है, तो हम हम्म। लोग को तो T1 T2 से ज्यादा निकालना होगा। तुम्हें कैसे पता है कि ये एपी है? ये कॉमन डिफरेंस बोला उन्होंने। कॉमन डिफरेंस बोला, और अगर जी वो कॉमन अच्छा रेशियो अच्छा बोल अच्छा देगा तो अच्छा क्या रेशियो होगा? बोलते तो AP और GP सही होता। सही 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 सही। सही है। अच्छा, अब अगर तो चलो T2 निकाला था तो T2 में तो तुम्हारे पास ऑप्शन हो गया T2 माइनस T1 करने का। जी ठीक है। लेकिन फर्ज करो T2 नहीं निकाला है, T5 निकाला है और साथ में T1 निकाला हुआ है, तब तो T5 माइनस T1 करने का ऑप्शन नहीं रहा ना। फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन। फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, अब मैं कहूँ कि जी ए तो फर्स्ट टर्म तो आ चुकी है, अब आप निकालने आए थे जी डी, और डी निकालने के लिए आप गलती से इस रास्ते पर आ गए, T2 पे नहीं आए, जी भूल गए आप T2 पे नहीं आ सकते, तो आपको यहाँ से डी निकालना आना चाहिए ना। अब मैं कहूँ जी यहाँ से आप डी निकालें, आप तो बोलेंगे डी है ही नहीं तो कहाँ से निकालूं। सर निकल सकता है ना। निकल सकता है यहाँ से वैसे। ए प्लस 4D इज इक्वल टू हाँ, -25। तो यहाँ पे तो यही किया था मैंने, जब T2 आ गया था तो T2 की जगह a प्लस डी मैंने लिखा, तो उसमें किस बात का एतराज था? अच्छा अच्छा अच्छा, आपने 1 नहीं लिखा था ना, शायद इसलिए कंफ्यूज हो गया था। भाई तुम T5 में मुझे a प्लस 4d भी तो लिखवा रहे हो ना। हाँ ना, तो मतलब 1D होता तो समझ में आ हम्म जाता ना। सही 1D है। नहीं लिखा होता। तो अगर तो T2 निकाला हुआ है तो तुम्हारी चॉइस होगी T2 माइनस T1 करो या ये करो। लेकिन जी अगर T2 नहीं निकाला हुआ तब क्या करोगे? तब ये करोगे। सही जी सही। सही है। अच्छा, अब a की जगह क्या रखोगे? क्या a पता है? जी जी। ठीक -1। है, a -1 है, T1 का मतलब a होता है। -1। सही। तो यहाँ रखा -1 प्लस डी इक्वल टू -7। -7 तो डी की वैल्यू हो गई -6। 6। अब बात वही है कि अगर T2 निकाला है तो T2 माइनस T1 करके भी कर सकते थे, यही पढ़, यानी कि और करके अगर T2 निकाला है तो आप D ऐसे भी निकाल सकते थे, जी -7 माइनस -1।
ठीक है, लेकिन अगर T2 नहीं निकाला तो फिर ये वाला तरीका भी आना चाहिए। समझ आ गई बात? यस सर। ये भी रख दिया साइड में मैंने। ये तुम्हारे एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मसले। सही है। उस वक्त तुम्हें कितने बजे जाना है? मैंने तो थोड़ा लेट जाना है, 5 बजे तक निकलना है। तो ये अभी कर लेते ना, आधा घंटा तुम्हारा जी। एक। अच्छा, अब जा रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें अर्थमेटिक सीरीज की तरफ नहीं लेके जा रहा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की तरफ आ रहा हूँ। हम्म। सही है, ताकि सीक्वेंस वाली बात सिमट जाए। ठीक है, आमतौर पे लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ाते हैं, फिर अर्थमेटिक सीरीज पढ़ाते हैं, फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ाते हैं, फिर ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि प्रोग्रेशन की बात पहले कर चुका हूँ तो मैं भी उसी पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। ताकि ज्यादा मेहनत मुझे नहीं करनी पड़े। अच्छा, हम्म। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या है, मल्टीपल का रूल है। जी। ठीक है, तो अब मैं उसका पहले यहीं पर लिखता हूँ। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्लियर हो गया? जी। मुझे बस एक सवाल निकालना है उसका। यार मुझको याद दिला देना, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इन सबकी फॉर्मूला शीट वगैरह मैंने बनाई हुई है कहीं पर, बहुत जमाने पहले बनाई थी, तो मुझे याद दिलाना, मुझसे ले लेना। अब वो पता नहीं कितनी अपडेट है कितनी अपडेट नहीं है, देख लेना। हाँ तो अच्छा, सर जो वो मैं गूगल से उठा लिएगा, गूगल में मिल जाएगी आपको अपडेटेड। नहीं नहीं, मैंने अपनी बनाई हुई है, मैं वो कह रहा हूँ, उसमें मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी डाली हुई है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, काम आज की, मतलब ये वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये सबका मैंने बायनोमियल का बनाया हुआ है और इसका बनाया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसके सारे फॉर्मूले, उसके सारे जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के फॉर्मूले, वो सारे बनाए हुए हैं। ये सही सारा सर। इंटरमीडिएट की मैथ है। अच्छा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला है Tn इक्वल टू ARn-1, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है ना? जी। अच्छा, इसमें वही बात आ गई है, Tn का मतलब nth टर्म या जनरल टर्म या लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी। ए मतलब कॉमन, अपना फर्स्ट टर्म, फर्स्ट आर टर्म। मतलब कॉमन रेशियो, और एन का मतलब तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स पहले ही बता दिया। सही है। अच्छा, अब इसका जरा मैं एक सवाल देख लूं। ये मैंने इसके, जैसे मैंने पिछले सीरीज के सवाल तुमको दे के पूछा था ना कि क्या क्या इसमें से हो सकता है, वो फिर मैं एक दफा इसमें भी कर लूंगा। ठीक है? अच्छा, अभी फिलहाल अब मैं डायरेक्ट सवाल पे आ रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन तो इसकी हो चुकी हुई है। ठीक है, जी। क्या है, द फिफ्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 1। फिफ्थ टर्म मतलब T5। T5 इज 1। 1। हाँ, ये वाली साइमल्टेनियस सॉल्यूशन थोड़ा हो सकता है तंग करे। एंड द कॉमन रेशियो इज 1/2। और क्या दिया हुआ है, कॉमन रेशियो दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, 1/2। 2। 2। फाइंड द एथ टर्म एंड एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म। एक तो आपको उसने क्या पूछा है कि T8 भाई एथ टर्म बताओ और और TN भी एन बताओ। एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म, और nth टर्म के लिए एक एक्सप्रेशन बता दो। सही। सही है। अच्छा, अब एथ टर्म बताना है तो इसका मतलब है AR7 बताना है। जी। सही है। और Tn बताना है तो ARn-1 की एक्सप्रेशन बतानी है। सही है। हम्म। Tn जब बताओगे तो उसमें n मौजूद रहेगा। यस। ठीक है, जब भी जनरल टर्म बताते हैं उसमें n मौजूद रहता है, a और r मौजूद नहीं रहना चाहिए। सही। हम जब तुम्हें डी मैथ्स में भी किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म बताते थे तो वो जनरल टर्म ऐसे बताते थे, 3+2n। जी। ये कोई सीक्वेंस है, उसकी जनरल टर्म ये है। ठीक है, अगर मैंने आपको जनरल टर्म बताई है तो उसमें n होगा तो वो जनरल टर्म है ना, जी। वरना तो वो जनरल टर्म है ही नहीं। आप उसका क्या हम्म। कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, जनरल टर्म का तो बेसिक काम ही खत्म हो गया फिर। सही है, तो हम्म। जनरल टर्म जब भी बताऊंगा तो उसमें n मौजूद होगा। सही। सही सर। अच्छा, अब सबसे पहले तो तुमको अगर T8 बताना है तो चलो पहले गौर कर लेते हैं। T8 बताने का मतलब है कि ए T8 आ जाएगा A। AR पावर 7। R7। अच्छा, अब आपको T8 बताने में अभी क्या दिक्कत है, क्या चीज नहीं है और आपके बस पास? ए नहीं है। नहीं नहीं है। A नहीं है, यानी ए कि हम A ऐसे की वजह फाइंड से कर फंस सकते हैं कि AR4 इज इक्वल टू 1। हाँ, यानी कि आपको जो T5 दी हुई है उसकी मदद से आ जाएगा। हम्म। जी। अच्छा, और Tn का भी पहले मैं पोस्टमार्टम कर लेता हूँ कि ARn-1, N-1। Tn का मतलब है। अच्छा, n को तो n ही रहना है, n की जी। दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर उसमें भी क्या परेशानी है, ए हमें ए ढूंढना है ए इसके में अंदर। ढूंढना है। तो यानी सारे का सारा मसला अटक रहा है किसकी वजह से, ए की ए वजह की से। वजह से।
अच्छा, वो ए बताने के लिए आर के पास आके तो कुछ नहीं किया जा सकता, जी वो तो बोलेगा भाई मैं तो आर हूँ, मैं तो सीधा सीधा हूँ, शरीफ आदमी। ये जी T5 के भाई अंदर ए छुपा हुआ है, आर यस भी छुपा हुआ है, इसको पकड़ लो, इसको बोलो भाई जरा इधर आओ, T5 जो कि 1 के बराबर है, ये वाले T5 को मैंने क्या लिख दिया, ए AR4 आर 4 फोर इक्वल्स टू 1। 1 अब ए को तो ए ही छोड़ दिया, आर की वैल्यू है 1/2, और 1/2 की जी पावर 4 मतलब 1/16 16 इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू सीधी सीधी आ गई 16 16 यानी कि जो काम एक्चुअली करना था उस सबको छोड़ के पहले आपने ए पता कर लिया। जी अब आप गए, आपने कहा अच्छा भाई अब बात करते हैं कि हमें मालूम क्या करना है, हमें T8 मालूम करना है। तो T8 का मतलब है ए आर 8 माइनस 1। शुरू शुरू में कोशिश करना फॉर्मूले का दफा लिख लो, फिर डायरेक्टली तो जिंदगी भर लिखना है तुमने। ए की जगह 16, आर की जगह 1/2, 1/2 और उसकी पावर में क्या आ गया 7। 7 7 अच्छा 7 का मतलब है 1/128। सही हुआ। सही है। जी फिर आपने इसको जो है वो कैंसिल करना शुरू किया, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, तो 8 टाइम्स। ठीक है, तो 1/8 आ गया आपका T8। सही है। सही जी ये मैंने कैसे किया है, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 4 128 का मतलब होता है 2 की पावर 7। ये was 7 तो मैंने जब कैंसिल आउट किया तो 2 की पावर आंसर 3 तो बचा। नीचे 3 बचा हाँ सही सही सही। सही है, तो मैंने डायरेक्ट इस तरीके से किया है। अच्छा, ये ख्याल रखना जब तुम कॉमन रेशियो का सवाल कर रहे होते ना, तो वो किसी चीज की पावर ही चल रहे होते हैं, 2 की 3 की 4 की, मतलब बेसिकली आर की पावर चल रहे होते हैं, तो उसमें कैंसिलेशन में आसानी हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या पूछा था उसने। जनरल TN टर्म हाँ, जनरल टर्म पूछी थी। तो अब जनरल टर्म के फॉर्मूले पे आ गए, वो क्या है, Tn इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1। ठीक है, तो हाँ तो Tn पता में था, ये फाइंड कर लिया हमने। ए आपने मालूम कर लिया, ए क्या है आपके पास 16 16, कॉमन रेशियो क्या था आपके पास 1/2 1/2, और पावर में क्या है आपके पास n-1। n-1 अच्छा, इसको यहाँ मत छोड़ना। सिंपलीफाई करें। हाँ 16 मल्टीप्लाई बाय, हाँ 1/2 की पावर n-1। अभी मैंने ये शो किया एक स्टेप, ये समझ में आ गया। हम्म ये n-1 1 को भी मिलेगा और ये n-1 2 को भी मिलेगा। सही। सही, 1 को तो मिलके उसने 1 ही रहना है। जी अच्छा, अब मैं एक स्टेप और शो कर रहा हूँ, 2 की पावर n और 2 की पावर -1। ये सही। बात सही है। हाँ अब ये सेम 2 बेसिस की पावर पावर ऐड -1 है, तो इसको कहाँ चले जाना चाहिए, ऊपर। डिनोमिनेटर में। या तो मैं ऐसे कर दूं, या फिर मैं ये कहूँ सेम बेसिस डिवाइड तो पावर एड, मतलब 16 को 2 की पावर 4 बना के लिख लूं, वो लंबा काम हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 की पावर n, ये बात समझ में आ रही है। जी फिर क्या हो गया 32 32 अपॉन अपॉन 2 की 2 पावर की n। पावर n सही है। आप इसको यहाँ चाहें तो छोड़ सकते हैं, मैं इसको आपको यहाँ छोड़ने का मशवरा नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि कहाँ छोड़ना है वो तो आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, बट कहाँ कहाँ पहुंचा सकते हैं वो सीख लें। 32 का मतलब 2 की पावर 5। जी तो 2 की पावर 5 माइनस n अब छोड़ने वाले इसको छोड़ तो यहाँ भी सकते थे, ठीक है, कहीं और भी ले आके छोड़ सकते थे। मैं चाहता तो इसी पॉइंट पे 16 की पावर को 2 की बेस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर देता। यानी कि अगर मैं इसी स्टेप से 16 को 2 बना देता तो वो भी एक काम हो सकता था। यानी कि मैं यहीं से आप क्या उसको 2 करता, पावर 4 बना देते ना 2 16 की को। पावर 4 बनाता मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर n-1। ये तो बात सही थी। हम्म जी सेम बेसिस डिवाइड तो पावर सब्ट्रैक्ट, तो 2 की पावर 4 में से माइनस किया n-1, जी तो ये हो गया 2 की पावर 4 माइनस n प्लस 1, विच मीन्स 2 की पावर 5 माइनस n। सही है। सही जी सही। तो अब ये दो चार बातें मैंने शेयर कर दी, आप इसको चाहें तो यहाँ छोड़ दें, चाहें तो मेहनत करके हमसे ये सर वाली। क्वेश्चन बोल तो नहीं सकता ना कि आप किस लेवल पे आके छोड़ो नहीं नहीं तो नहीं नहीं, आमतौर पे ये जो पहला वाला ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया ना छोड़ने वाले, ठीक है, जी आमतौर पे यही छोड़ देते हैं। सही है, ये जो पहला वाला ऑप्शन दिया ना जो मैंने रेड वाले रेक्टेंगल में बंद किया, जी 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 आमतौर पे यहाँ पे छोड़ देते हैं आप इसको। आपने जनरल टर्म बनानी है, जनरल टर्म इन टर्म्स ऑफ एन आ गई, हम्म देखें अगर उसमें कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सिंप्लीफिकेशन है तो कर दें, वरना छोड़ दें। सही है। ठीक वो तो मुझे जरा बस थोड़ा सा शौक ज्यादा और ज्यादा बातें करने का, तो मैंने कहा कि भाई ये सब भी हो सकता है। हम्म
सही है। अब जैसे ना हमारी यहाँ ओ लेवल्स के बाद से जो आगे बच्चे आते हैं ना, जब उनको कोई चीज कभी कभी मिलते हैं इस तरह के, तो हर एक नहीं मिलता ऐसा। अब 2 की पावर n-1 लिखा है, मैंने इसको लिखा 2 की पावर n/2। अब वो बैठ के देखता रहता है मेरी शक्ल, अरे भाई क्या क्या क्या। अच्छा बोलेगा भी नहीं अपने मुंह से कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, कि भाई चलो अपने मुंह से बोल दो। अब उसने ये पढ़ा होता है सेम बेसिस डिवाइड तो पावर सब्ट्रैक्ट, ये तो पढ़ा होता है उसने। उसने ये नहीं पढ़ा होता व्हेन पावर सब्ट्रैक्ट द बेस सेम बेसिस डिवाइड। ठीक है, अब ये अदर वे अराउंड है। जी 2 की पावर n+2 लिखा है, मैंने इसको लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n। ठीक है, अब सीनियर जी टीचर्स इतना टाइम थोड़ी होता है उनके पास, वो डायरेक्टली ये लिख देते हैं जी 4 × 2n। अब वो बैठ के देखता रहता है शक्ल कि यार ये क्या हुआ ये क्या हुआ। ठीक है भाई मुझे तो बोल, इंडाइसेस एड मैथ्स की टीचर ने पढ़ाया था, उन्होंने सिखाया था मुझे ये सब। एड मैथ्स की टीचर ने पढ़ाया था? एड हाँ मैथ्स ना, में कब इंडाइसिस पढ़ा दिया उन्होंने तुम्हें? पढ़ाया था। इंडाइसेस होता तो है एड मैथ्स में। हाँ सर्ट्स वगैरह ना। हम्म, अच्छा मुझे उसी में आया था ये सब, जो हमने 9 में पढ़ा था उसमें तो वो कुछ भी नहीं आया था मैथ्स। वो तो बेचारा, अच्छा क्या नाम था उसका, अच्छा टीचर था उसामा। वो। अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। लोग तो बड़ी तारीफ करते हैं उसकी, वो बड़ा जबरदस्त चीज करते, नहीं प्यारा टीचर था। पता नहीं कहाँ से, और अभी वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके आए थे और अच्छे टीचर भी करके बने थे। आए भी नहीं थे वो हाँ कह मतलब के यूनिवर्सिटी मेरी चली गई सारी थी। सारी क्लासेस, मेरा सारे सेशंस वगैरह शाम के होते हैं तो मैं सुबह फ्री होता हूँ। और हाँ पढ़ते भी मेरे ख्याल से केयू में ही थे बस, तो यहीं से हमें पढ़ा के 2-2:30 बजे तक चलिए निकल के अपनी क्लासेस के वक्त। सर बस मुझे अब निकलना होगा खाने के अच्छा। लिए। अच्छा फिर मुझे याद कल दिलाना, मैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, आप यहाँ लिख दें, फिर वो तो जब आप कल खोलेंगे तो हाँ हम सामने वही हाँ, आएगा ये तो हमारे। सेव कर दिया ना मैंने, बस ज्योमेट्रिक हम्म। सीक्वेंस का एक ही सवाल हुआ ना, 20 के सवाल बाकी हैं। जी जी तो फिर कल इसको कंप्लीट करके कोशिश करेंगे सीरीज कल शुरू कर दें। मैं चाह रहा था कि आज सीक्वेंस और कल सीरीज निपट जाता, लेकिन चलो हम्म खैर है, टाइम है, हो जाएगा। हम्म अच्छा, हम्म। और फिर जो है चलो ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग तो बंद करो। चलो भाई, सर, चलो ये चलो ठीक। सीरीज में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? एक तो बायनोमियल एक्सपेंशन हो गया, एक एबीजीपी हो गया, और कौन सा होता है? एक तो बायनोमियल हो गया, दूसरा अर्थमेटिक हो गया, तीसरा ज्योमेट्रिक हो गया।